नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटीआईएस एकेडमी में। और आज का जो हमारा टॉपिक है पीटीज न्यूज़ अफेयर्स में डेली करंट अफेयर्स के लिए डेली हम आपको अपडेट करते रहते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। दिस इज द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। रिलेटेड है आपका करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस एंड सेपरेशन ऑफ पावर से। मेंस पेपर की अगर बात करूं तो पेपर 1 एंड पेपर 2 से काफ़ी रेलिवेंट है ये, और काफ़ी हॉट इश्यू भी रहा है 2-3 दिन से लगातार वेरियस न्यूज़पेपर्स में, चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस हो, लाइव मिंट हो, इकोनॉमिक टाइम्स हो, द हिंदू हो, तो सब जगह में इसके जो आर्टिकल्स वो आए जा रहे हैं। ट्विटर पे भी अगर आप देखेंगे तो लगातार जो दिल्ली गवर्नमेंट में जो ऑफिशियल्स हैं वो लगातार इसके बारे में ट्वीट करते जा रहे हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मज़े की बात यह है कि मेंस परीक्षा में तो पूछा जा चुका है इस पे सवाल दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, लेकिन प्रीलिम्स परीक्षा में अभी तक नहीं पूछा गया है। तो चांसेस है कि बन सकते हैं, क्योंकि ये अभी का इशू नहीं है, ये बार बार इशू दबा रहता है, फिर एकदम से वापस लाइमलाइट में आता है। तो पुराना इशू भी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से समझिएगा आज के इस लेक्चर को। ये आप देख सकते हैं कि प्रोटेस्ट के बीच में ही लोकसभा ने जीएनसीटीडी अमेंडमेंट बिल पास कर दिया है अभी हाल फिलहाल के लिए। राइट, क्या है जीएनसीटीडी अमेंडमेंट बिल बताएंगे आपको। और यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया संजय हेगड़े जी का आर्टिकल है, तो इसकी भी पूरी की पूरी जो है हम एक एनालिसिस आपके साथ करेंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021 विल रिड्यूस द इलेक्टिव गवर्नमेंट टू एज अ मेयर वेस्टिगियल ऑर्गन। वेस्टिगियल ऑर्गन का मतलब क्या होता है? अल्प विकसित या फिर अवशिष्ट। तो इसका मतलब ये होता है कि सिर्फ दिखावे की एक सरकार बना के रखती गई है दिल्ली गवर्नमेंट को इस बिल के अकॉर्डिंग। अगर इस बिल का तो एक तरीके से ये जो है क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस बिल को लेके, जो लोकसभा में भी पास हुई है। तो एक तरीके का क्रिटिसिज्म है, तो इसको पहले क्रिटिसिज्म के वे में ही देखें। राइट, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दिल्ली का कुछ राजनीतिक इतिहास, कि क्या इतिहास रहा है दिल्ली का अभी तक का, तो उस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास है पहला कि दिल्ली बिकम फेमस। लेट मी टेक माय हाइलाइटर। नाउ दिल्ली बिकम फेमस एट द एंड ऑफ 12th century आफ्टर द मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। 12वीं शताब्दी के बाद जो था दिल्ली सल्तनत, आप नाम सुना होगा आपने अगर मीडिएवल हिस्ट्री आपने पढ़ी है, तो दिल्ली सल्तनत थी। 12वीं शताब्दी के अंत होते होते तक दिल्ली काफी फेमस हो गई, और ऐसा कहा जाने लगा कि जो भी दिल्ली की चाबी रखेगा वो इंडिया की चाबी रखेगा। बाद में 16वीं शताब्दी में दिल्ली को मुगलों ने रूल किया, और उसके बाद फिर ब्रिटिशर्स आ गए। 1803 में दिल्ली ब्रिटिश रूल के अंदर आ चुकी थी, और 1911-12 में दिल्ली जो है आधिकारिक रूप से एक कैपिटल घोषित कर दी गई ऑफ ब्रिटिश इंडिया की। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और 1935 दोनों आए, जिन्होंने दिल्ली को सेंट्रली यानी कि कैट सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरी के तौर पे रखा, अपने पास ही रखा, किसी और को प्रोविंशियल ऑटोनॉमी में इसको नहीं दिया गया। अब 1947 की अगर हम बात करें तो हमें आज़ादी मिली। आज़ादी मिलने के बाद नई दिल्ली को ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया कि दिस विल बी द कैपिटल ऑफ इंडिया, बट लार्जली रिमेन्ड अंडर द चीफ कमिश्नर रिजीम। तो उस वक्त चीफ कमिश्नर का रिजीम चलता था जब आज़ादी मिली थी, और उससे पहले भी। राइट, 1951 में फिर इसकी जरूरत महसूस हुई, और कुछ पार्ट्स बनाए गए थे स्टेट्स एक्ट 1951 के तहत, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। तो पार्ट सी में इसकी जो है सारी चर्चा थी, और उसमें बोला गया था कि दिल्ली में एक लेजिस्लेटिव असेंबली भी होगी, दिल्ली की अपनी एक विधानसभा भी होगी। 7वां अमेंडमेंट एक्ट 1956 आया, और उन्होंने ये सारे पार्ट्स को जो है हटा दिया। इसके बाद अगर ये पार्ट्स हट गया तो जो दिल्ली को बोला गया था कि आपकी एक लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, वो भी हट गई। उसके बाद दिल्ली को क्या बना दिया गया? सिर्फ और सिर्फ एक यूटी बना दिया गया, यानी यूनियन टेरिटरी दैट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय एन एडमिनिस्ट्रेटर। पहले कौन थे? पहले चीफ कमिश्नर थे। अब कौन बने? अब एडमिनिस्ट्रेटर बने, जिनको अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। अब लेजिस्लेटिव असेंबली अगर दिल्ली की हम बात करें, और उसमें जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनको भी खत्म कर दिया गया। मैंने आपको बताया ही है कि 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि पार्ट ए, बी, सी, डी जो स्टेट्स के जो क्लासिफिकेशंस थे उसको अबॉलिश किया गया, जिसमें साफ साफ लिखा था कि दिल्ली के पास अपनी एक लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। उसको अबॉलिश करके, और ये सारा लेजिस्लेटिव असेंबली और ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो तामझाम होता है, सब के सब जो है अबॉलिश कर दिए गए। अब दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 1966 बना। उसमें एक लिमिटेड गवर्नमेंट की बात की गई दिल्ली के लिए, जो कि एक मेट्रोपॉलिटन काउंसिल के तहत बनाई जाएगी। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मेट्रो, यहाँ पे जो आपको वर्ड ध्यान रखना है दैट इज लिमिटेड गवर्नमेंट, क्योंकि 2020 की प्रीलिम्स की परीक्षा में इस पे सवाल भी आया हुआ था सिविल सर्विसेज में कि लिमिटेड, व्हाट इज द लिमिटेड गवर्नमेंट, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट किस तरीके की गवर्नमेंट होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज अ काइंड ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट। राइट, तो इस पे फिर इनको लिमिट किया गया। अब इस पे लिमिट करने के बाद 1987 में
बाल कृष्णन कमेटी बैठी। देखिए धीरे धीरे कैसे स्टेज वाइज हो रहा है, 1951, फिर 1956, 1966, 1987, फिर बाल कृष्णन कमेटी आई, जिनको बहुत सारे इश्यूज से मतलब अवगत कराया गया कि दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप ये बिल्कुल ही सेंटर को दे दोगे, क्योंकि दिल्ली में जो है, दिल्ली में बहुत सारे भवन भी है, तो सेंटर भी यहीं पे बैठा हुआ है और दिल्ली की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी यहीं पे बैठी हुई है, तो उनके बीच में समन्वय होना, उनके बीच में तालमेल होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बहुत सारे इश्यूज बताए गए इस कमेटी को। तो इस कमेटी को इसलिए बनाया गया ताकि हम कुछ स्टेप्स लेंगे और कुछ उन जो इश्यूज हैं, की इश्यूज हैं, उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब 1989 में, क्योंकि बनी कब थी, देखिए ध्यान से, बनी थी 1987 में, 2 साल लग गए। 2 साल लगने के बाद बाल कृष्णन कमेटी ने अपने कुछ कुछ रिकमेंडेशंस दिए। पहली रिकमेंडेशन उन्होंने ये दी कि दिल्ली को यूटी के तौर पे ही बरकरार रखा जाएगा, लेकिन यूटी के साथ साथ यहाँ पर एक लेजिस्लेटिव असेंबली भी होगी, जो आज का प्रेजेंट सिनेरियो है दिल्ली का, कि दिल्ली एक यूटी में काउंट होता है, साथ ही साथ यहाँ पर इसकी अपनी एक विधानसभा भी है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी हैं, जिनके पास अपनी अपनी एक appropriate powers हैं। To ensure stability, appropriate constitutional measures should be taken to confer a special status to national capital among UTs। राइट, तो स्टेबिलिटी बनाने के तौर पे भी ये बात की गई कि यूटी तो अब बनाइए, क्योंकि इससे सेंटर को तकलीफ नहीं होगी, साथ ही साथ लेजिस्लेटिव असेंबली रखिए ताकि यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको तकलीफ ना हो। अब इसके बेस पर पार्लियामेंट ने 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991 पारित कर दिया। ये आपको ध्यान रखना है, 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991, जिसमें आर्टिकल्स 239 AA और 239 AB इसको इंसर्ट किए गए। राइट, इसमें इसको एक स्पेशल स्टेटस दिया गया दिल्ली को, और बोला गया कि दैट एनसीटी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, एंड प्रोवाइडेड अ लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर दिल्ली। तो 1991 के तहत ही जो अबॉलिश कर दिया गया था पहले, तो बाद में लेजिस्लेटिव असेंबली का जो प्रोसेस था उसको 1991 में से दिया गया। गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991, तो यही है GNCTD, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991। इसमें बोला गया कि हम एक डायरकी का जो सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस करेंगे, मतलब 2 तरीके से रूल होंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली होगी और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा। वाज प्रोवाइडेड टू एड एंड एडवाइस द LG, लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो दिल्ली के अभी एट प्रेजेंट के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, ये आपका पहला सवाल है। कमेंट थ्रेड्स में जरूर बताइएगा कि हु इज द करंट LG ऑफ दिल्ली, ये आज आपका पहला सवाल है। तो अब LG अपॉइंट कौन करती है, सेंटर। अब सेंटर का अपॉइंट किया हुआ बंदा है यहाँ पर, राइट, और दिल्ली को कौन चला रहे हैं, दिल्ली के जो अपने मतलब स्टेट गवर्नमेंट है। तो स्टेट गवर्नमेंट, अब उसके ऊपर पावर रख दी गई है LG की, कि LG आप सभी को वॉच करेंगे और साथ ही साथ LG से आपको हर चीज के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। तो एक तरीके से जो सेंस है, जो इस आर्टिकल में बोला गया, जो संजय हेगड़े जी बोल रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि वो LG से परमिशन नहीं लेंगे, वो परमिशन सेंटर से ही लेंगे। मतलब जो सोल पावर है वो सेंटर के पास ही है, LG इज जस्ट अ पपेट, LG को बस खाली इस तरीके से बिठाया गया, ऐसा मतलब इस आर्टिकल में कहा गया है, मैं नहीं कह रहा हूं, ध्यान रखिएगा। अगले बिंदु पे अगर बात करें तो इलेक्टेड गवर्नमेंट गिवन वाइड पावर्स एक्सेप्ट लॉ एंड ऑर्डर विच रिमेन्ड विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये 1991 का जो GNCTD एक्ट था उसमें बोला गया कि जो भी सरकार चुन के आएगी उसके पास लॉ एंड ऑर्डर को छोड़ के बहुत सारे और पावर्स होंगे, और जो लॉ एंड ऑर्डर का पावर है वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही रहेगा। फुल स्टेटहुड कुड नॉट बी कॉन्फर्ड टू दिल्ली, ये भी बोला गया। अदरवाइज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नेशनल कैपिटल वुड बी डिवाइडेड इनटू रिजिड कंपोनेंट्स, क्योंकि अगर फुल स्टेटहुड दे दी तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर सेंटर का क्या कहेगी, सेंटर का तो प्रभुत्व खत्म हो जाएगा। conflicts would arise in crucial matters if the two government were run by different political parties, जो अभी का सिनेरियो है कि सेंटर में सरकार डिफरेंट है, दिल्ली की सरकार डिफरेंट है, पार्टीज अलग अलग हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे क्रूशल मैटर्स क्या होते हैं, अराइज होते रहते हैं। अगर मान लेते हैं कि अगर अभी केंद्र में सरकार सेम पार्टी की है और दिल्ली में भी सरकार उसी पार्टी की है, तो फिर शायद ऐसा कोई कन्फ्लिक्ट नहीं देखने को मिलता। करंट सिनेरियो में अगर हम बात करें तो जुरिडिक्शनल कन्फ्लिक्ट बिटवीन CM एंड LG ऑफ दिल्ली, ये हमेशा से चलता आ रहा है, ये अभी की बात नहीं है। 49 दिन के सरकार के बाद जब आम आदमी पार्टी के नेता ने रिजाइन किया था उसके बाद से चलता आ रहा है। पहले नजीब जंग के साथ उनका था, फिर उसके बाद अभी जो दिल्ली के प्रेजेंट LG हैं, जो आपका पहला सवाल है, तो बताइए कौन है दिल्ली के प्रेजेंट LG। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई 2018 में, अभी हाल फिलहाल 2018 में उन्होंने इस मामले पे अपनी जजमेंट दी। उन्होंने कहा कि एड एंड एडवाइस गिवन बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एज पर आर्टिकल 239 AA क्लॉज 4, तो 239 AA का जो क्लॉज 4 है आर्टिकल का, वो ये कहता है कि जो भी एड एंड एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देगी वो LG पर बाइंड होगा, LG को मानना पड़ेगा।
साथ ही साथ अंडर एलजी डिसाइड्स टू एक्ट इन हिज डिस्क्रिशन, और एलजी जो है अपने ही डिस्क्रिशनरी पावर पे डिसाइड भी करेंगे। तो कंफ्यूजिंग सा स्टेटमेंट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट देके निकल गई, मतलब प्लेइंग बिटवीन द लाइंस वाली बात है यहाँ पे। गवर्नमेंट नीड नॉट ऑब्टेन एलजीज कंकरेंस इन एवरी इशू ऑफ डे टू डे गवर्नेंस। तो जो सरकार है, राज्य सरकार है, यानी जो स्टेट गवर्नमेंट है बनी हुई है दिल्ली के अंदर में, उनको एलजी से हर चीज पे इशू, हर चीज पे उनसे मतलब सहमति नहीं मांगनी है, क्योंकि डे टू डे गवर्नेंस में बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर आप हर बात पे सहमति मांगने लगे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन करना। लेकिन जो बड़े बड़े मुख्य मुख्य जो की इश्यूज है लॉ एंड ऑर्डर के, पुलिस के, तो वो सब के लिए तो मांगने पड़ेंगे, राइट। और उसमें फिर जो वादे, क्योंकि देखिए स्टेट गवर्नमेंट में जो पार्टी चुन के आती है वो लोगों से वादा करके आती है, और अगर वो चुन के आई है तो मतलब लोगों ने ही उन्हें चुना है, मतलब डायरेक्टली जो उनकी जो पावर है वो लोगों की पावर है। एलजी की जो पावर है वो सेंटर की पावर है। तो अगर एसेंस में अगर हम बात करें, जो कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफीज है उसमें हम बात करें, तो कहीं ना कहीं स्टेट के पास जो पावर है, जो लोगों की पावर है, जो हमारी प्रेम्बल भी कहती है दैट वी द पीपल ऑफ इंडिया, वो बहुत बड़ी है एज कम्पेयर टू द पावर ऑफ एलजीज एडमिनिस्टर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। अब हाल फिलहाल ये बिल पास हो गया, तो इस बिल पे भी थोड़ी सी बात आपको बता दी जाए, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि ये जो पूरा जो आर्टिकल है ये पूरा क्रिटिसाइज करता हुआ आर्टिकल है, कि ये बिल एंश्योर कर रहा है कि एलजी से परमिशन हर बात पे लेनी पड़ेगी। द इलेक्टेड गवर्नमेंट इन दिल्ली कैन डू नथिंग। साथ ही साथ इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली एज अ वेस्टिजियल ऑर्गन, यानी कि अल्प विकसित या फिर एक तरीके से कह कि एक अवशिष्ट जो है ऑर्गन बन गया है। दिल्ली विल बिकम एन अनरिप्रेजेंटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि कोई मतलब आपकी कोई वैल्यू नहीं, पावरलेस आपको कर दिया गया है, ऐसा कहा जा रहा है। अगेंस्ट द डायरेक्शंस एंड इंटरप्रिटेशंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग आर्टिकल 239AA। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने जो प्लेइंग बिटवीन द लाइंस खेला भी है, तो उसके खिलाफ भी जो ये बिल है वो थोड़ा सा अगेंस्ट जा रहा है। तो क्या लगता है आपको कि ये सुप्रीम कोर्ट इसको बीच में इंटरवीन करके कहीं ये बिल रिजेक्ट तो नहीं कर देंगे, राइट। अपने जो व्यूज हैं जरूर शेयर करें, कैसा लगा आपको सेशन जरूर बताएं। इकोनॉमिक क्रैकर का जो कोर्स है 8 मई से शुरू हो रहा है, आइए खुद को एनरोल कीजिए और मेक द मोस्ट यूज ऑफ इट। 4 बड़े कोर्सेज हैं आपके पास, किसी में भी आप एनरोल कर सकते हैं। इकोनॉमिक क्रैकर, पावर ऑफ 10, सीए बूस्टर प्रीमियम, इंग्लिश क्रैकर। तो करके दिखाएंगे कि स्पिरिट बिल्कुल जारी रखिए। साथ ही साथ पीटी के सब्सक्रिप्शन कोर्सेज ऑन है, यूट्यूब से भी आप डायरेक्ट अपने आप को एनरोल कर सकते हैं और साइट से भी कर सकते हैं। 1 महीने 6 महीने सब चीज़ की फुल जो है आपको मतलब सहूलियत इसमें दी गई है। साथ ही साथ करंट अफेयर्स की एनुअल कंपाइलेशन बुक स्टोर पे आ चुकी है, डाउनलोड कीजिए और पढ़ना शुरू कीजिए। हम इसी तरीके से मिलते रहेंगे, साथ में पढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।